रानू चिड़िया अपने पति के साथ जंगल के बाहर पहाड़ी इलाके में रहती थी। रानू, मैं जंगल से भोजन लेने जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। आप कहीं ना जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अब कुछ बुरा नहीं बल्कि अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम माँ जो बनने वाली हो। वो तो ठीक है टुन्नू जी, मगर आप ना जाइए ना। आज तुम कैसी बातें कर रही हो रानू? रोज जंगल से भोजन लेने मैं ही जाता हूँ, मगर आज क्यों रोक रही हो? पता नहीं, मन में बहुत घबराहट हो रही है आज। देखो रानू, तुम अभी गर्भवती हो। तुम्हारा ऐसी हालत में घबराना और भूखे रहना अच्छा नहीं है। रानू चिड़िया के मना करने के बावजूद भी टुन्नू चिड़ा जंगल में भोजन लेने निकल जाता है। आज मैं रानू के लिए बढ़िया सा भोजन लाऊंगा। उधर चिड़िया के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। न जाने मुझे क्यों आज इतनी बेचैनी हो रही है। मैं भी टुन्नू जी के पीछे जाती हूँ। रानू चिड़िया अपने पति के पीछे उड़ती है। उधर टुन्नू चिड़ा प्यास लगने पर एक नदी पर रुकता है। पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर जंगल से कोई भोजन ढूंढूंगा। टुन्नू चिड़ा पानी पीने लगता है। तभी गोरी कभी, कालू कौवा और चील तीनों वहीं से उड़ रही थीं, जो टुन्नू को देखकर वहां आ जाती हैं। अरे वाह, लगता है आज ये मांस खाने को मिलेगा। चलो दोस्तों, मिलकर पार्टी करते हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे मत मारो। अगर मैं मर गया तो उसका और हमारे होने वाले बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? ओए चिड़े, तू चिंता क्यों करता है? हम हैं ना ख्याल रखने के लिए। हाँ कालू जी, बिल्कुल ठीक कहा। अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो हम मिलकर उसे भी खा जाएंगे, और साथ में उसके होने वाले छोटे छोटे बच्चे भी। ऐसा कहते हुए वो तीनों टुन्नू चिड़े पर हमला कर देते हैं और उसे मारते हैं। दूर एक पेड़ के पीछे छुपी रानू चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। अरे गोरी और कालू, इस चिड़े का मांस तो बहुत स्वादिष्ट है। आज तो इसे खाने का मजा आ गया। मेरे पति को मारने वालों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो तीनों पक्षी टुन्नू चिड़े को खाकर वहां से चले जाते हैं। तभी रानू चिड़िया अपने आप को वचन देती है, मैं अपने पति के हथियारों को छोड़ूंगी नहीं। मैं टुन्नू जी का बदला लेकर ही दम लूंगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया अपने पति के हथियारों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। वो एक तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैं एक गर्भवती चिड़िया हूँ और जल्द ही अंडे देने वाली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या मुझे इस जंगल में रहने के लिए जगह मिल सकती है? हाँ हाँ चिड़िया, मिल सकती है, मगर तुम्हें इसके लिए हमारे जंगल के राजा कबूतर से इजाजत लेनी होगी। ठीक है, तो क्या आप मुझे राजा के पास ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। फिर मिट्ठू तोता रानू चिड़िया को लेकर कबूतर राजा के पास जाता है। मैंने तुम सबको कितनी बार कहा है कि जंगल का कोई पक्षी भी अपने जंगल में शिकार नहीं करेगा, और ना ही कोई पक्षी किसी दूसरे पक्षियों के अंडे खा सकता है। महाराज, मैंने बुलबुल के अंडों को नहीं पिया। महाराज, ये बुरा कौवा झूठ बोल रहा है। इसी ने मेरे अंडों को पिया है। सिपाहियों, इस बुरे कौवे को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। कबूतर राजा को न्याय करता हुआ देखकर चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। तभी वो आहिस्ता से तोते से पूछती है, अगर मैं राजा को अपने पति की मौत के बारे में बताऊंगी तो क्या वो मेरा न्याय करेगा? तुम इस जंगल की नहीं हो, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वो मुझे यहाँ रहने की जगह तो देंगे ना? ठहरो चिड़िया, मैं पूछता हूँ। महाराज, ये गर्भवती चिड़िया है जो हमारे जंगल में रहना चाहती है। तुम कहाँ से आई हो चिड़िया? मैं दूर पहाड़ी इलाकों से आई हूँ राजा जी। ठीक है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, मेरे पति थे बस, जिन्हें खूंखार पक्षियों ने मार दिया। मेरे जंगल का कानून है कि कोई भी पक्षी अपने जंगल के पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे भयानक सजा दी जाएगी। तो राजा जी, क्या चिड़िया इस जंगल में रह सकती है? हाँ मिठू, आज से ये चिड़िया इसी जंगल में रहेगी और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब पर होगी। राजा कबूतर की जय। रात के समय रानू चिड़िया घर में बैठी सोच रही थी, मैंने अपने पति का बदला लेने के लिए इस जंगल में जगह तो बना ली है। अब मुझे उन दुष्ट पक्षियों को सबक सिखाना होगा।
अब रानू चिड़िया पूरे जंगल में उन तीनों को ढूंढने लगी। कई दिन ढूंढने के बाद रानू चिड़िया को वो तीनों एक जगह पर मिल जाते हैं। ये कौवे और चील वही पक्षी हैं जिन्होंने मेरे टुन्नू जी को मारा था। गौरी, चलो अब हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। फिर चील अपने घर और कौवे अपने घर चले जाते हैं। रानू चिड़िया उनका पीछा करती है और उनके घर देखती है। दुष्ट पक्षियों, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। रात को रानू चिड़िया सोचती है, वो तीन है और मैं अकेली। इन्हें ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से मारना होगा। एक दिन रानू चिड़िया जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। टुन्नू जी का बदला लेने का समय आ गया है। मैं इस पक्षी पर कुछ घाव लगाकर इसकी लाश को कौवों के घर के सामने फेंक दूंगी, ताकि राजा कबूतर को लगे इसे उन दोनों कौवों ने मिलकर मारा है। रात के समय रानू चिड़िया उस मरे हुए पक्षी को ले जाती है और उन कौवों के घर के आगे जाकर फेंक देती है। कल तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा कौवों। अगली सुबह रानू चिड़िया कौवों के घर के बाहर आती है और वो मरे हुए पक्षी को देखकर चिल्लाने लगती है, अरे अरे पक्षियों, जल्दी आओ, देखो इन कौवों ने एक पक्षी को मार दिया है। चिड़िया का शोर सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। क्या चिड़िया, इसे कौवों ने मारा है? मिठू, जब ये मरा हुआ पक्षी इन कौवों के घर के बाहर पड़ा है तो इन्होंने ही मारा होगा ना। शोर सुनकर दोनों कौवे भी बाहर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ चिड़िया, क्यों इतना शोर मचा रही हो? अरे दुष्ट कौवों, इस पक्षी को मारकर अब अनजान बन रहे हो। अरे ये क्या कह रही हो चिड़िया, भला हम क्यों मारेंगे इसे? थोड़ी ही देर बाद कबूतर राजा भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ पक्षियों, तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वो देखिए राजा जी, इन दुष्ट कौवों ने पक्षी को मार दिया है। क्या मेरा कानून तोड़ते हुए तुम्हें डर नहीं लगा कौवों? राजा जी, हमने नहीं मारा इस पक्षी को, ये झूठ बोल रही है। राजा कबूतर जी, मेरा विश्वास करें, इन्हें मारते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे झूठ मत बोल चिड़िया, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। देखिए देखिए महाराज, ये कौवी आपके सामने मुझे धमकी दे रही है। मेरे जंगल के कानून को तोड़कर तुम दोनों कौवों ने अच्छा नहीं किया। सिपाहियों, इन दोनों कौवों को काल कोठरी में बंद करके इनके मर जाने तक भूखा रखो। फिर उन दोनों कौवों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और कई दिनों तक उन्हें भूखा रखा जाता है। भूख के कारण वो कौवे मर जाते हैं। उन कौवों को सजा मिलते ही रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अपने पति के 2 हथियारों को तो मैंने उन्हें सबक सिखा दिया, अब उस दुष्ट चील की बारी है। आधी रात में गौरी कवि किसी का भोजन चुराने के लिए इधर उधर उड़ रही थी। घर में कुछ भी खाने को नहीं है, जो कुछ होता है वो मोटा कालू कौवा खा जाता है। काम तो कोई करता नहीं, निकम्मा सारा दिन सोया रहता है। रात बहुत गहरी हो गई है, सभी पक्षी सो गए होंगे, किसी न किसी का भोजन चुरा कर खा लेती हूँ। तभी गौरी कवि उड़ती है, उससे मिठू तोते का घर नजर आता है। ये तो उस मोटी चोंच वाले मिठू का घर है। हाँ, सुबह देखा था मैंने, वो 2 अमरूद लेकर आ रहा था, हो ना हो 1 अमरूद पड़ा ही होगा। ऐसा सोचते हुए गौरी कवि खिड़की के रास्ते मिठू के घर जाती है। मिठू तोता और हरियाली अपने घोंसले में सोए हुए थे। गौरी कवि चुपके से रसोई में जाती है, वहाँ मिठू का अमरूद पड़ा हुआ था। गौरी कवि जल्दी से वो अमरूद खाती है और फिर खिड़की के रास्ते वो वापस चली जाती है। अब गौरी कवि का यही काम था, वो हर रात को किसी न किसी के घर जाकर चोरी करती थी। आज कहाँ जाऊँ? हाँ, कबूतर चचा की दुकान पर जाकर जलेबी खाती हूँ। ऐसे कहते हुए गौरी कवि कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। गौरी कवि खिड़की के रास्ते दुकान में घुस जाती है और मजे मजे से जलेबियाँ खाने लगती है। पेट भर गया, अब चुपके से वापस चली जाती हूँ। उस गंदी आँखों वाले को पता नहीं चलेगा कि उसकी जलेबी कौन खा गया। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। जब कबूतर दुकान में जाता है तो वो देखता है, अरे कल रात तो मैं ढेर सारी जलेबियां रख कर गया था, मगर अब तो जलेबियां बहुत कम हैं। कौन चोर घुस आया था मेरी दुकान में? तभी कबूतर का ध्यान सामने पड़े हुए एक पंख पर जाता है। ये पंख तो गौरी कवि का है। मिठाई जरूर गौरी कवि ने ही चुराई होगी।
कबूतर वो पंख उठा लेता है और कौवों के पास जाता है। रास्ते में कबूतर को मिठू तोता मिलता है। क्या हुआ कबूतर, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मिठू, रात किसी ने मेरी दुकान में घुसकर मेरी आधी जलेबियां खा ली। मुझे वही जलेबियों की टोकरी के साथ ये पंख मिला है। कबूतर यार, ये पंख तो गोरी कवि का है। कबूतर यार, जंगल में बहुत दिनों से चोरियां हो रही है। मेरा भी अमरूद चोरी हो गया था। हो ना हो, ये सारी चोरियां वो कवि ही करती है। चलो हम उसके पास चलते हैं। फिर मिठू तोता और कबूतर वो पंख लेकर गोरी कवि के घर जाते हैं। कव्वो, जरा देखो तो ये पंख किसका है? ये पंख तो मेरी पत्नी गोरी का है। तो इसका मतलब है वो चोरियां गोरी कवि ही करती है। चुप कर जा मोटी चोंच वाले, मैंने अपना शैम्पू बदला है, इसलिए मेरे पंख गिर रहे हैं। हवा से उड़कर कोई चला गया होगा कबूतर की दुकान में। गोरी, बंद दुकान में तुम्हारा पंख भला कैसे जा सकता है? कालू, अब तुम भी इन दोनों के साथ मिल गए हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इन दोनों के साथ साथ तेरी भी जान ले लूंगी। फिर मिठू तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। दोपहर के बाद गोरी कवि अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली स्वीटी के पास जाती है। स्वीटी, आज रात मैंने बहुत मजे किए। वो कैसे सहेली? मैंने कबूतर की दुकान से जलेबियां चुरा कर खाई, ये बहुत मजा आया। गोरी सहेली, मेरा भी जलेबियाँ खाने को मन कर रहा है। आज रात तुम मुझे भी अपने साथ ले जाना। ठीक है स्वीटी, मैं आधी रात को आऊंगी, तुम उठ जाना। ऐसा ना हो कि मैं दरवाजे पर दस्तक देती रहूं और तुम सोती रहो। शाम के बाद कबूतर के पास रानो चिड़िया आती है। कबूतर भैया, मुझे 5 किलो जलेबियाँ दे दें। चिड़िया बहन, इतनी जलेबियां तुम क्या करोगी? कबूतर भैया, कल मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। मेरी माँ को आपकी जलेबियाँ बहुत पसंद हैं। तो ठीक है चिड़िया, मेरे पास अभी इतनी जलेबियां नहीं है, मैं तुम्हें अभी बना देता हूँ। बाबा, ये गुड़िया तो मेरी गुड़िया बहन जैसी लगती है। हाँ